ओके, ऑलराइट, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यास्मीन सैयद ऑफिशियल। लास्ट लेक्चर में हमने हार्ट का कैसा स्ट्रक्चर है सबसे पहले तो वो देखा था इन डिटेल। हमने वॉल्व्स के बारे में भी पढ़ा था। वी टॉक्ड अबाउट द डिफरेंट कंपार्टमेंट्स, एक एक एट्रिया को हमने देखा, एक एक वेंट्रिकल को हमने देखा, एंड वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि हार्ट काम कैसे करता है। हमने इसका एक मतलब शॉर्ट में पूरा फंक्शनिंग देखा, ठीक है। हार्ट कैसे पंप करता है, ब्लड कहां से कहां जाता है, ये हमने अच्छे से लास्ट लेक्चर में समझा। आज का जो टॉपिक है दैट इज कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल से आपको क्या समझ में आता है, व्हाट इज कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल जो है ये एक, पहली बात तो एक पूरा एक साइकिल होगा जो कि रिपीटेडली चलता होगा, एंड ऑफ कोर्स रिपीटेडली चलता ही है। क्यों चलना चाहिए? पहला रीजन कि हार्ट जो है वो पंप करने का काम कर रहा है, ब्लड पंप करने का काम कर रहा है, तो दैट इज इंक्लूडेड इन योर कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या है? ब्लड किस तरीके से सर्कुलेट कर रहा है इन द हार्ट, और हार्ट से वो फाइनली कहां पर जा रहा है पंप होने के बाद, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसमें इंक्लूडेड होती है? आपके कार्डियक साइकिल के अंदर इंक्लूडेड होती है कि पहले तो ब्लड कहां से फिल हुआ, उसके बाद में कहां ट्रांसफर हुआ, और वहां से फिर फाइनली कहां पर पंप हुआ। ये तीन चीजें जो होती है ये आपके कार्डियक साइकिल के अंदर आपको इस तीन पॉइंट्स को इम्पोर्टेंटली याद रखना है। अभी मैं एक पेज ले लेती हूँ जहां पे मैं आपको सबसे पहले समझाती हूँ क्या है, उसके बाद में हम विल मूव ऑन टू एनसीईआरटी रीडिंग। और हम बहुत अच्छे से एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं। हमने एनसीईआरटी की रीडिंग सीरीज एक चला रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी रीडिंग सीरीज हो रही है जहां पर इस तरीके से अब मैं पढ़ा रही हूँ वैसे ही आपका जो है एनसीईआरटी कवर किया जाता है, ठीक है। इन डिटेल हम लाइन टू लाइन देखते हैं एनसीईआरटी, एक भी लाइन नहीं छोड़ी जाती है। समटाइम्स मैं आप लोगों को थोड़ा बाहर का बता दूं कि जहां जहां इंपॉर्टेंट होता है वहां पर, बट वो सब इंपॉर्टेंट होता है इसलिए आपको बताया जाता है। उसके अलावा आउट ऑफ द ट्रैक, आउट ऑफ द सिलेबस ज्यादा बात नहीं करेंगे। एनसीईआरटी है वन शॉट है, वन शॉट और एनसीईआरटी दोनों ही 90% सेम है। फर्क क्या है दोनों में? देखो, दोनों में हम पूरा सिलेबस कवर करते हैं, लाइन टू लाइन कवर करते हैं, एक भी पॉइंट मिस नहीं करते हैं। फर्क सिर्फ इतना सा है कि हम जो है एनसीईआरटी रीडिंग के अंदर चीजों को बार बार रिवाइज करते हैं, रिपीट करते हैं, तो इस लेक्चर में आपको सब चीजें याद हो जाती है। वन शॉट में ये रिविजन और ये याद करने वाला मेमोराइजेशन का काम आपका होता है, ठीक है। हम रिपीट करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिपीट करते हैं, बट इट इज इन दिस पर्टिकुलर पार्ट एनसीईआरटी रीडिंग में वी मेक श्योर कि लेक्चर खत्म होने के बाद बच्चे को सब चीज एकदम अच्छे से आ जाए, इतना हम रिवाइज करवाते हैं। बट वन शॉट में इतना हम फोकस नहीं कर सकते बिकॉज टाइम लिमिटेशंस होते हैं वहां पर। नेक्स्ट चीज आ जाती है पीवाईक्यू सीरीज, जो कि अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है हर नीट एस्पिरेंट के लिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी लेसन या फिर कोई भी पार्ट रहने हो आपका, इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो, एनी सिलेबस और फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ व्यू पीवाईक्यू सबसे ज्यादा जरूरी है, सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जरूरी होती है। तो इसका सीरीज चला रहे हैं हम, जैसे कि हर चैप्टर खत्म होने के बाद में वी मूव ऑन टू इट्स पीवाईक्यूज, जो कि हम देखते हैं 2025 से 2010 तक के जितने पीवाईक्यूज आए हैं ये सारे हम ऐसे अभी सीरीज चला रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में रिक्वायर्ड होगा तो 2010 के पहले के भी सारे पीवाईक्यूज को कवर किया जाएगा। अभी हम इस पर फोकस कर रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपके नीट 2026 के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है डिफिकल्ट क्वेश्चन की सीरीज, कि आपको आखिर पता कहां से चलेगा कैसे टाइप के डिफिकल्ट क्वेश्चंस आने के चांसेस है, कैसे टाइप के डिफिकल्ट क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, और किस तरीके का आप यहां पर स्ट्रैटेजी यूज करोगे और कितना बाहर की चीजों को पढ़ोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रही हूँ। डिफिकल्ट क्वेश्चन की सीरीज वो है एक्चुअल में वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट कि इस इधर के पार्ट से कुछ एक्स्ट्रा सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस फ्रॉम योर सिलेबस और नॉट फ्रॉम योर सिलेबस बन सकते हैं। ये हम पूरा देख रहे होते हैं और डिफिकल्ट क्वेश्चंस हम लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में ये पीवाईक्यूज हो गया, डिफिकल्ट क्वेश्चन की सीरीज हो गई। हम पेपर सॉल्विंग करते हैं तो पेपर सॉल्विंग का भी एक वीडियो हो जाता है, और स्ट्रैटेजीज के वीडियोस जैसी, ठीक है। एग्जाम नजदीक आता है, क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, आप कहां पर होने चाहिए थे और अभी आप कहां पर हो, और अगर आप उतने बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो तो आपको क्या चेंजेस लाने चाहिए। ये सारी चीजों को आई कवर एंड आई ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। अब कार्डियक साइकिल पर स्टार्ट करते हैं कि इस 3 पॉइंट में आपको जो है इस कार्डियक साइकिल को पढ़ना है। अब कार्डियक साइकिल के अंदर सबसे पहले क्या क्या चीजें आ जाती है, शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ कार्डियक साइकिल को, इतना मतलब आपको समझ में आ जाए, इतना शॉर्ट, और ज्यादा लेंथी नहीं, ज्यादा शॉर्ट नहीं, लेकिन आपको इतना समझ में आना चाहिए कि यहाँ से क्वेश्चंस अगर बनेंगे तो आपको किस तरीके से कार्डियक साइकिल को शॉर्ट में याद रखना है और वहां से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आ जाता है सिस्टोल और डायस्टोल, ये 2 पार्ट है इसके अंदर, ठीक है। सिस्टोल और क्या है, डायस्टोल है। सिस्टोल का मतलब एकदम शॉर्ट, मतलब वी कैन से स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोग समझ लो, कॉन्ट्रैक्शन होना। जब भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं उसके पहले सिस्टोल होता है। सिस्टोल का मतलब क्या है, जो आपके जो नोडल टिश्यू आपके जो प्रेजेंट होते हैं हार्ट में, नोडल टिश्यू हमने देखा था ऐसे नोड होता है और एवी नोड होता है, एवी बंडल होता है, बंडल ऑफ हिस होता है,
ठीक है, और पर्किंसजी फाइबर्स होते हैं। ये सारे जो है आपके मिलाकर क्या बनाते हैं, नोडल टिश्यू बनाते हैं। और इनका काम क्या होता है, ऑटो एक्साइटेबिलिटी। इनके अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, ऑटो एक्साइटेबिलिटी। ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो रहते हैं वो आगे फॉरवर्ड करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है। अब ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हुआ है सिस्टोल का, उसको हम कहते हैं सिस्टोल। अब इस सिस्टोल के अंदर दूसरी चीज कौन सी आ जाती है, तो ये सिस्टोल मतलब जब भी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जब भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होगा, ठीक है, लेकिन अगर वो सिस्टोलिक इलेक्ट्रिकल इंपल्स होगा तो वहां पर कॉन्ट्रैक्शन होगे, और अगर डायस्टोल में वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स बंद हो जाएंगे तो वहां पर वापस रिलैक्सेशन होगा। इनका रिक्वायरमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्शन क्यों करना है हमको, ताकि जो आपके जो कंपार्टमेंट्स है हार्ट के वो कॉन्ट्रैक्ट करे, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज होगा और रिलैक्सेशन होने की वजह से प्रेशर डिक्रीज होगा। प्रेशर डिक्रीज होगा तो यहाँ पर सबसे पहली चीज, प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से क्या हो सकता है, तो प्रेशर यहाँ पर डिक्रीज हुआ है मतलब ब्लड पूरा आउटफ्लो हो चुका है ब्लड का। लेकिन अगर प्रेशर इंक्रीज हुआ है तो ब्लड विल फ्लो अवे, ब्लड विल फ्लो अवे, अवे मतलब राइट डायरेक्शन में ब्लड फ्लो करेगा। ठीक है, अब इसको मैं आगे समझाऊंगी। सिस्टोल और दूसरा डायस्टोल के अंदर प्रेशर डिक्रीज होता है। डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि रिलैक्स स्टेट में है। ठीक है, जो आपके हार्ट के कंपार्टमेंट्स है वो रिलैक्स स्टेट में है। ठीक है, नेक्स्ट तो इस तरीके से आपके जो है यहाँ के 2 चैम्बर्स है और यहाँ के 2 चैम्बर्स है, और यहाँ पर जो है वॉल्व्स लगे हुए हैं। राइट, यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, वॉल्व्स लगे हुए हैं। तो इन दिस वे वॉल्व्स यहाँ पर भी प्रेजेंट है और वॉल्व्स यहाँ पर भी प्रेजेंट है। अब यहाँ पर से जो ब्लड है एक्चुअल में वो कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, सबसे पहले तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, आपके वेना कावा प्रेजेंट है। एक जगह आपका सुपीरियर वेना कावा है, मैं ये बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ आप लोग को। देखो ऊपर की तरफ ये सुपीरियर वेना कावा है, और ये सब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। यहाँ पर इंफीरियर वेना कावा है, ये दोनों को मिला के हम वेना कावा बोलते हैं। दिस इज द लार्जेस्ट, व्हाट वी कैन से लार्जेस्ट वीन। क्यों लार्जेस्ट वीन है ये, क्योंकि लार्जेस्ट वीन इसको इसलिए ट्रंक एक्चुअली है ये, क्यों है, क्योंकि इसके अंदर पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होकर आता है, और इन दोनों रास्तों से ही एट्रिया के अंदर ये ब्लड रिलीज होता है। तो इसके अंदर हमें डालना है ये ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो ये दोनों ठीक है, दोनों तरीके से जो है जो ब्लड होता है यहाँ पर मूव करेगा। नेक्स्ट चीज आ जाती है कि यहाँ पर ब्लड एंटर कर लिया, ये कौन सा ब्लड है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो मैं इसको ब्लू से बना देती हूँ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से, ठीक है, थ्रू दीज वॉल्व्स एंटर करेगा इनटू दिस। ठीक है, अब यहाँ से क्या होना है, इसको किस चीज के लिए जाना है, फॉर इट्स ऑक्सीजनेशन करवाने के लिए इसको भेजना है हमको कहां पर। ठीक है, हम इसको ऑक्सीजनेशन करवाने के लिए कहां भेजना चाहते हैं, इनटू दी पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है, आपकी पल्मोनरी आर्टरी हो जाती है। दिस इज योर पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, अब ये पल्मोनरी आर्टरी से जो है आपका जो ब्लड होगा, ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जो यहां से होते हुए कहां पर जाएगा, आपके लंग्स में जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके क्या प्रेजेंट है, लंग्स प्रेजेंट है। मैं स्ट्रक्चर इसका थोड़ा सा ठीक है, यहाँ पर जो है आपके लंग्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये दोनों लंग्स में ब्लड जाता है, ऑक्सीजनेट होता है और पल्मोनरी वीन के थ्रू एंटर करता है, और पल्मोनरी वीन से जब ये एंटर करेगा, ठीक है, तो कहां पर जाएगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रहेगा, ठीक है, वहां पर सर्कुलेशन होकर ऑक्सीजनेशन होकर ये ब्लड एंटर करेगा इनटू द लेफ्ट एट्रियम में एंटर करेगा। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में एंटर करेगा, और यहां से जो है ब्लड जाएगा इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहां से ब्लड को निकलना है और कहां जाना है, आयोटा में जाना है। तो यहां पर प्रेजेंट होती है आयोटा, ये आपके आयोटा है। ठीक है, ये ऊपर प्रेजेंट होती है और पल्मोनरी ट्रंक पीछे साइड होता है। समझ में आ रहा है, ये जो पल्मोनरी ट्रंक बनाई हूं मैंने, ये पीछे हिडन होता है, ये पोर्शन पूरा हिडन होता है पीछे, और यहाँ से भी जो आपका जो ट्रंक जा रहा है, ये पोर्शन बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ होता है। जब भी आप, ठीक है, ओपन करोगे हार्ट की तरफ, तो पहले आपको ट्रंक आयोटा दिखाई देगा, उसके बाद में ये पल्मोनरी आर्टरी दिखाई देगी। तो यहाँ से ब्लड होकर ऑक्सीजनेटेड होकर यहाँ से एंटर करता है इनटू द ट्रंक, इनटू योर आयोटा, और आयोटा से फिर बाकी पूरी बॉडी में ये ट्रैवल करता हुआ जाता है। ठीक है, दिस इज आयोटिक आर्च, दिस इज द डिसेंडिंग आयोटा। थोरैसिक आयोटा है आपका, एब्डोमिनल आयोटा है, उसके थ्रू डिफरेंट इसके ब्रांचेस होके हर एक ऑर्गन में, हर एक सॉफ्ट ऑर्गन में, सब जगह पर ये जाकर ब्लड सप्लाई करता है। क्लियर है यहाँ तक के? अब यहाँ पर इसका फंक्शनिंग कैसे हो रहा है, तो अभी हम सबसे पहले कार्डियक साइकिल्स के जितने भी इवेंट्स है उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में विल मूव ऑन टू द एनसीईआरटी रीडिंग पार्ट, और वहां पर हम जाके पूरा डिटेल में समझेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले आ जाता है आपका जॉइंट डायस्टोल। सबसे पहले है आपका जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल मतलब एक
एक तो आपके दो डायस्टोल होते हैं, एट्रियल डायस्टोल और एक वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ये दोनों ही जब पूरा ही कंप्लीटली हार्ट डायस्टोल में होता है तब हम उसे कहते हैं जॉइंट डायस्टोल। मतलब ना तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना तो वेंट्रिकल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुए, हार्ट एट्रियम भी आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, मतलब सब कुछ अपने रिलैक्स स्टेट में है, तो उसको हम कहते हैं जॉइंट डायस्टोल। समझ में आ गया? आपके चारों भी चैम्बर्स रिलैक्स स्टेट में। और अगर रिलैक्स स्टेट में है तो यहाँ पर क्या होते हैं, आपके जो एवी वॉल्व्स है, जो कि आपके ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स होते हैं, ये दोनों ही कैसे होते हैं, ओपन होते हैं। और ब्लड जो है नॉर्मली मूव कर रहा रहेगा। ब्लड कहाँ से मूव कर रहा है, आईवीसी और एसवीसी से कहां पर जा रहा है, इनटू द राइट एट्रियम, और राइट एट्रियम से नॉर्मल इसका अपना जो पाथवे है वही फॉलो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर कोई भी रशिंग ऑफ ब्लड नहीं है, यहाँ पर कोई भी ब्लड जो है प्रेशर के साथ में मूव नहीं कर रहा है, प्रेशर के साथ में फ्लो नहीं कर रहा है। नॉर्मल यहाँ पर ब्लड का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, नॉर्मल फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये राइट एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल में ब्लड गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है नॉर्मल स्पीड से, नॉर्मल रेट से ब्लड फ्लो हो रहा था। सबसे पहले क्या होगा, फिर यहाँ पर एट्रियल सिस्टोल होगा। ठीक है, तो ब्लड जो है कहां से फ्लो कर रहा था नॉर्मल वे में, फ्रॉम द सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में गया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, इस तरीके से गया था। लेकिन फिर क्या होता है, एसे नोड, जो हमारा एसे नोड है, यहाँ पर नोडल टिश्यू का काम आ जाता है। मैंने यहाँ पे नोड्स आपको सारे बताए हैं। एक तो आपका हो जाता है एसे नोड, दैट इज प्रेजेंट ओवर हियर, एवी नोड जो कि यहाँ एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के पास प्रेजेंट होता है। एवी बंडल बन के वो आगे जाता है, बंडल ऑफ हिस बनाता है, और ये वेंट्रिकल के मस्क्यूलेचर को फॉलो करता है, और दैट विल मेक व्हाट, दीज काइंड ऑफ फाइबर्स, जिसको हम कहते हैं दीज काइंड ऑफ फाइबर्स आर कॉल्ड एज पर्किंजी फाइबर्स। ये सब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है, वो लेक्चर जाके देखो अगर आपको नहीं समझ में आया है तो। ठीक है, तो ऐसे नोड क्या करता है, यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। ये क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। इस एक्शन पोटेंशियल का क्या काम होता है, ये एक्शन पोटेंशियल क्या करवाता है, यहाँ के जो मसल्स होंगे उनको कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। कॉन्ट्रैक्शन होना मतलब क्या हो रहा है, बेसिकली ये अगर आपका राइट एट्रियम है तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इस तरीके से इसका जो स्पेस है वो थोड़ा सा स्पेस डिक्रीज होता है, मतलब उसका वॉल्यूम थोड़ा सा डिक्रीज होता है, क्योंकि वहां की मसल्स जो है वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी है, राइट। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वॉल्यूम क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, मतलब आपका जो प्रेशर है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। ऑलरेडी एसवीसी और आईवीसी से ब्लड एंटर कर रहा है इनटू योर राइट वेंट्रिकल, यहाँ पर एंटर कर रहा है फ्रॉम आईवीसी एंड एसवीसी। ठीक है, और यहाँ पर ऑलरेडी जो है ब्लड अच्छी क्वांटिटी में आ रहा है क्योंकि पूरी बॉडी का ब्लड है। ऊपर से अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ का प्रेशर काफी ज्यादा इंक्रीज होगा, और यहाँ की जो वॉल्व्स ओपन थी ऑलरेडी, तो यहाँ से ब्लड रश करेगा टू दी राइट वेंट्रिकल। ठीक है, और इस वजह से क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है, और इस वजह से ब्लड रशेज। अब यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, नॉर्मल पाथवे नहीं फॉलो कर रहा है, ब्लड रशेज टू राइट वेंट्रिकल। समझ में आ गया, राइट वेंट्रिकल में ब्लड गया है। ठीक है, और जो यहाँ पर ठीक है, पहले भी ब्लड फ्लो कर रहा था टू द वेंट्रिकल, अभी भी ब्लड फ्लो कर रहा है टू द वेंट्रिकल, कोई डिफरेंस अभी इसमें ऐसा नहीं है कि ब्लड पहले नहीं फ्लो कर रहा था, पहले भी ब्लड फ्लो कर रहा था टू द वेंट्रिकल्स। अभी डिफरेंस क्या है कि 30% रेट इंक्रीज हो गया है, 30% वॉल्यूम उसका इंक्रीज हो गया है। किसका, जो पहले ब्लड जितना आया था उसके मुकाबले 30% वॉल्यूम बढ़ गया है ब्लड का, 30% ऑफ ब्लड, वॉल्यूम ऑफ ब्लड इंक्रीज हो गया है, मतलब इतना रेट उसका इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो एट्रियल सिस्टोल में भी फिलिंग हो रहा है ब्लड का, लेकिन स्ट्रॉन्ग फिलिंग हो रहा है। ठीक है, कैसा हो रहा है, वो फिलिंग ऑफ ब्लड जो है वो और ज्यादा इंटेंसली हो रही है। ठीक है, इंटेंसली हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होगा, देखो ये जो दैट वाज योर एसे नोड, राइट, और एसे नोड से फिर जो ब्लड था, ऐसे नोड से जो एक्शन पोटेंशियल था वो आगे जाके बंडल ऑफ हिस में जाएगा, बंडल ऑफ हिस से पर्किंजी फाइबर्स में जाएगा। तो पर्किंजी फाइबर्स तक के ये पूरा एवी बंडल, एवी नोड तक के, ठीक है, एवी नोड से फिर यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है जो कि एवी बंडल में जाता है, और फाइनली ये बंडल ऑफ हिस से लेकर पर्किंजी फाइबर्स तक जाता है। और इस वजह से जो पूरा वेंट्रिकल का मस्क्यूलेचर है, वेंट्रिकुलर मस्क्यूलेचर, इसमें एंटायरली क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। आपको समझ में आ रही है ये सारी चीजें? ठीक है, कुछ इसके अंदर खास डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा सा इमेजिन करो आप कि एवी नोड से एवी बंडल तक गया, एवी बंडल से बंडल ऑफ हिस, और फिर पर्किंजी फाइबर्स। ये आपका एवी बंडल है, यहां से मूव किया, एवी बंडल के थ्रू बंडल ऑफ हिस में गया, और ये पूरा एंटायर मस्क्यूलेचर तक गया थ्रू द फाइबर्स कॉल्ड एज पर्किंजी फाइबर्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक्शन पोटेंशियल गया है तो कुछ ना कुछ तो एक्ट होगा। उसका इफेक्ट क्या देखा जाता है इसका, कि जो वेंट्रिकल्स के मस्क्यूलेचर है, वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, अभी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे
करेंगे मतलब वहां का प्रेशर भी जो होगा काफी ज्यादा इंक्रीज होगा। प्रेशर क्या होता है यहाँ का इंक्रीज होता है और ऑलरेडी जो है ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आ रहा होता है। वेंट्रिकल्स का भी जब प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो क्या होता है कि यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ का प्रेशर इंक्रीज हो गया, आपको मैंने बताया था कि इधर से एट्रियम है और यहाँ पर आपका वेंट्रिकल है और यहाँ के जो वॉल्व्स है वो इस तरीके से प्रेजेंट है। ठीक है, ये इधर की तरफ ओपन होते हैं। जब इनको ओपन होना होता है तो ये इस तरीके से ओपन होते हैं और जब क्लोज होना होता है तो कैसे क्लोज होंगे। ठीक है, और जब क्लोज होना होगा तो ये इस तरीके से क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब ब्लड आया है और यहाँ का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो ये जो वॉल्व्स थे यहाँ के, ये वॉल्व्स क्लोज हो जाते हैं। समझ में आ गया ये वॉल्व्स कैसे क्लोज हुए, कब क्लोज हुए। आई होप आप लोग को ये समझ में आया है कि प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से वहां पर क्या हो रहा है, जो आपके एवी वॉल्व्स है, ये दोनों एवी वॉल्व्स बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड दोनों ही वॉल्व्स क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, अब ब्लड कहाँ जाएगा, ब्लड के पास में एक ही रास्ता है, उसको जो अपने सेमिलुनार वॉल्व्स है उसको प्रेशर से ओपन करना पड़ेगा और ये एसएल वॉल्व्स यहाँ पर ओपन हो जाते हैं जो आपके सेमिलुनार वॉल्व्स है। और जो ब्लड होता है ये ओपन हो गया तो ब्लड जो होगा, एक तो आपका राइट वेंट्रिकल है, ठीक है, और दूसरा लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, अब ये जब एसएल वॉल्व्स ओपन होते हैं तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड रश होकर कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में जाएगा। यहाँ पर जाने वाला ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और यहाँ पर जाने वाला ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, यहाँ के एसएल वॉल्व्स कैसे हो गए, ओपन हो गए, मतलब पहले बंद थे क्या, यस। तो एट्रियल सिस्टोल के टाइम और जॉइंट डायस्टोल के टाइम, ये दोनों ही टाइम जो आपके एसएल वॉल्व्स होते हैं ये क्लोज्ड होते हैं, क्लोज्ड एसएल वॉल्व्स। ठीक है, ये बाद में ओपन होते हैं। कब ओपन होते हैं, जब वेंट्रिकल्स का प्रेशर बढ़ जाएगा तभी एसएल वॉल्व्स ओपन होते हैं और ब्लड विल रश इनटू वेयर, द पल्मोनरी ट्रंक, द पल्मोनरी आर्टरी विच इज दिस। पल्मोनरी आर्टरी में जाएंगे थ्रू हियर, यहाँ पर जो वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं और दूसरे वॉल्व्स जो यहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सॉरी, यहाँ प्रेजेंट होते हैं, यहाँ से ब्लड जो रश करेगा इनटू द आयोटा। एक तो आयोटा में जा रहा है और दूसरा इस ट्रंक में जा रहा है। समझ में आया आप लोग को, यहाँ पर ब्लड किधर से किधर मूव कर रहा है। अब यहाँ पर जब ये गया तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब इसके साथ ही हमको एक चीज देखी जाती है, ठीक है, जब ब्लड यहाँ पे रश करता है, ठीक है, वेंट्रिकुलर जो सिस्टोल होता है एट दैट टाइम एट्रियल डायस्टोल देखा जाता है। एट्रियल डायस्टोल देखा जाता है मतलब जब वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्शन किए तब एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना है, एट दैट टाइम एट्रियम का डायस्टोल होना बहुत जरूरी है। और अगर मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट चीज बताऊं तो अगर हम इस तरीके से साइकिल बनाएं तो इसके अंदर से कुछ ही पोर्शन में एट्रियल का सिस्टोल होता है, बाकी पूरा पोर्शन किधर पर चलता रहता है, एट्रियल डायस्टोल में रहता है। एट्रिया का सिस्टोल 0.1 सेकेंड का होता है। हम पूरा देखेंगे कि जो पूरा एंटायर कार्डियक साइकिल है, एंटायर आपका जो कार्डियक साइकिल है वो कितने सेकेंड का होता है, 0.8 सेकेंड्स का होता है, या फिर एकदम प्रिसाइज देखना है तो 0.833 सेकेंड्स का होता है ऑन एन एवरेज। ठीक है, क्यों होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, 0.8 सेकंड कैसे आया डिराइव होके ये भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो ब्लड अब तक कहाँ मूव कर लिया, वहां पर मूव कर लिया। एट दैट टाइम एट्रियल का डायस्टोल चल रहा था, एट्रियम का डायस्टोल चल रहा था तो वहां पर इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन नहीं था। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट आ जाता है अब वेंट्रिकल्स का डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल में जब जाता है, ये कब जाएगा वेंट्रिकल के डायस्टोल में, जब ब्लड कहाँ रश कर चुका है, एट्रियम का डायस्टोल, मतलब यहाँ पर एट्रियम जो रहेगा ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, एट्रियाज रिलैक्स्ड मोड में है। एट्रियाज रिलैक्स्ड मोड में है क्योंकि उनका काम क्या था, सिर्फ ब्लड को कहां से कहां पहुंचाना, एट्रियम से वेंट्रिकल्स में पहुंचाना, उसके बाद में वो रिलैक्स हो जाते हैं। वेंट्रिकल डायस्टोल कब होगा, जब ब्लड पूरी तरीके से कहां मूव कर चुका है, ब्लड इज इन द वेसल्स। कौन से वेसल्स पे पहुंच चुका है, आपके पल्मोनरी आर्टरी तक और आयोटा तक जा चुका है। उसके बाद में वेंट्रिकल का डायस्टोल देखा जाता है। जो वेंट्रिकल्स होते हैं ये रिलैक्स स्टेट में चले जाते हैं और जब रिलैक्स स्टेट में चले जाते हैं तो एसएल वॉल्व्स वापस क्लोज्ड हो जाएंगे और जो आपके एवी वॉल्व्स है, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व्स, एसएल वॉल्व्स जो रहेंगे क्लोज हो जाएंगे और ये वाले वापस ओपन हो जाएंगे और ये वापस रिलैक्स स्टेट में आ गया है। एट्रियम का भी डायस्टोल चल रहा है, मतलब ये वापस रिलैक्स स्टेट में आ गया है। मतलब वंस अगेन आपका कंप्लीट डायस्टोल या फिर जॉइंट डायस्टोल आप कह सकते हो, डायस्टोल स्टेट में आ चुका है आपका जो हार्ट है वो अगेन। और वहां से फिर अब क्या होगा, जॉइंट डायस्टोल में है, ब्लड वापस से आईवीसी और एसवीसी से एंटर करेगा इनटू द वेंट्रिकल्स। यहाँ पर एंटर करने के बाद में फिर वापस ये ब्लड यहाँ का एट्रियम जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा थ्रू द एसे नोड और ये कॉन्ट्रैक्ट करने से यहाँ के जो वॉल्व्स के थ्रू यहाँ पर ब्लड जाएगा इनटू द वेंट्रिकल और ये पूरा वापस से चालू होगा। ये साइकिल आप लोगों को समझ में आ गया। अभी हम क्या समझते हैं कि हमारा जो हार्ट रेट या फिर कितने टाइम हार्ट बीट करता है, कितने टाइम बीट करता है पर मिनट कितने टाइम बीट करता है, तो दैट इज 70 to 75 बीट्स
पर मिनट देखी जाती है। ऑन एन एवरेज हम 72 बीट्स मान के चलते हैं, ठीक है। 75 तक के बीट्स होती है, 72 बीट्स हम एवरेज मान के चलते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। ये डायरेक्ट लाइन है फ्रॉम योर एनसीईआरटी, ये भी डायरेक्ट लाइन है। पर मिनट कितना होता है? 70 to 75 बीट्स पर मिनट, ठीक है। अब यहां पर हम एवरेज ले लेते हैं 72 या फिर हम सपोज कर लेते हैं 75। क्यों 75 में बोल रही हूँ? क्योंकि वहां पर अगर आप 75 रखोगे तो 0.8 सेकेंड्स इतना ड्यूरेशन आता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, देखो इतने बीट्स आ रहे हैं, इतने बीट्स हो रहे हैं पर मिनट। तो मतलब हम 75 बीट्स जो है 1 मिनट में हो रहे हैं। 1 मिनट मतलब कितना सेकंड? 60 सेकेंड्स, राइट। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स। तो एक बीट के लिए कितना टाइम लगेगा, तो उसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैथ से देख के डरना नहीं है, बहुत इजी सी चीज है ये। तो आप लोग को हर एक आई थिंक हर क्वेश्चन में यूज में आती है। यूनिटरी मेथड भी कहते हैं इसको। x हमको फाइंड करना है। x क्या है? x इज योर, ठीक है, द टाइम रिक्वायर्ड। हम देख रहे हैं टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 हार्ट बीट, फॉर 1 हार्ट बीट। अब मैं आप लोग को एक चीज क्लियर कर देती हूँ। ये जो हार्ट बीट है, दिस इज नथिंग बट योर 1 कार्डियक साइकिल। ये जो हार्ट रेट है, जब हार्ट बीट कब करता है? जब आपका कार्डियक साइकिल होता है, तभी आपका हार्ट बीट करता है। और एक कार्डियक साइकिल में आपका एक बार हार्ट बीट होता है, ठीक है, कार्डियक साइकिल, ठीक है। तो 1 बीट, तो एक हार्ट बीट मतलब एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो गया है। समझ में आ गया? तो ये एक हार्ट बीट हो रहा है एंड दैट इज योर 1 कार्डियक साइकिल, ठीक है, 1 cc। तो x इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 कार्डियक साइकिल। तो यहाँ पर आप सिंपली पुट करोगे, x विल बी इक्वल टू, x यहाँ पर आएगा तो 60/75 आप देखोगे। अब इस तरीके से आपका जब आंसर आएगा तो 0.8 सेकेंड आएगा। लेकिन अगर आप एवरेज लेके रखते हो 72, ये एवरेज मानते हो, तो 0.833 सेकेंड आता है। इतने सेकेंड्स आपको लगते हैं एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम दूसरी चीज क्या देखते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम इज द ब्लड, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? ब्लड pumped by ventricles in 1 cardiac cycle in 1 cc। कितना होता है ये? वॉल्यूम ऑफ ब्लड, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड। कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड, कितना ml होता है ये? दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड, 70 ml होता है। 70 ml ब्लड जो है नॉर्मली एक नॉर्मल नॉन एथलीट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं मैं, नॉर्मल है, नॉन एथलीट है, नॉन एथलीट एडल्ट ह्यूमन बीइंग, इनकी बॉडी में आप देखोगे मेल हो फीमेल हो, एवरेज हम देख रहे हैं 70 ml ब्लड एक वी कैन से एक कार्डियक साइकिल से वेंट्रिकल से रिलीज हो रहा है। वेंट्रिकल से इतना ब्लड रिलीज हो रहा है, कहाँ जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा में जा रहा है। कितना ml ब्लड है? 70 ml ब्लड है। ये कहाँ से रिलीज हो रहा है? फ्रॉम योर वेंट्रिकल्स रिलीज हो रहा है, ठीक है, इन 1 कार्डियक साइकिल। और कितने कार्डियक साइकिल्स होते हैं इन 1 मिनट? इन 1 मिनट कितने साइकिल्स होते हैं? 75 साइकिल्स होते हैं, या फिर मानकर चलते 72 साइकिल्स होते हैं, ठीक है। तो अगर एक साइकिल 70 ml हो रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर मानकर चलते हैं 72 साइकिल्स हो रहे हैं और हर साइकिल के अंदर 70 क्या हो रहा है? 70 का ml का ब्लड रिलीज हो रहा है। तो हम यहाँ पर 7 रखते हैं, 7 2 14, 7 49, 50 और ये 0 आपका बाद का लग गया 70 का। 5040 मतलब नियर अबाउट 5000 ml ऑफ ब्लड आपका इन 1 मिनट क्या होता है? रिलीज होता है। इन 1 मिनट रिलीज होता है या फिर पंप होता है। रिलीज और पंप टू दी बॉडी। कितना हो रहा है 1 मिनट में? 5000 ml ब्लड बार बार क्या होता है? सर्कुलेट होता है, पुश होता है। समझ में आ गया? अब इसके अंदर जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम? स्ट्रोक वॉल्यूम इज नथिंग बट द ब्लड विच इज पंप्ड बाय द वेंट्रिकल्स। अमाउंट ऑफ ब्लड कितना है? वो अमाउंट नॉर्मली हम देखते हैं वो कितना होता है? 70 ml होता है। तो पर मिनट जो देखा जाता है, इन 1 मिनट कितना देखा जा रहा है? दैट इज योर 5000 ml देखा जा रहा है नियर अबाउट। और इसी को हम क्या नाम देते हैं? दिस इज कॉल्ड एज कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या है? कार्डियक आउटपुट इज द ब्लड, कार्डियक आउटपुट इज द ब्लड pumped by heart in 1 minute। 1 मिनट में कितना हो रहा है? तो दैट इज नियरली अबाउट 5000 ml, या फिर आप इसको कह सकते हो 5 लीटर्स ऑफ ब्लड ये रिलीज कर रहा है। समझ में आ गया यहाँ तक के आप लोग को? ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम समझ आया, कार्डियक आउटपुट समझ में आ गया, और ये कार्डियक साइकिल का एक पार्ट था। फटाफट से रीडिंग कर लेते हैं। साउंड्स के बारे में आप लोगों को मैं बता देती हूँ। साउंड्स 2 तरीके के देखे जाते हैं। हार्ट साउंड्स जो है आपके कौन से हार्ट साउंड्स देखे जाते हैं? तो एक तो हो जाता है लब और दूसरा हो जाता है डब।
लब डब इस तरीके से आवाज चलती है। तो सबसे पहला जो साउंड होता है वो एवी वॉल्व्स क्लोज होने पर आता है। एवी वॉल्व्स क्लोज हो रही है। एवी वॉल्व्स कब क्लोज हो रही है? आपके वेंट्रिकुलर सिस्टोल में। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम आपको कौन सा देखा जाएगा? लब साउंड देखा जाएगा। लब डब इस तरीके से जो आपका हार्ट है वो आवाज आती है उसमें से। तो ये आपको स्टेथोस्कोप से, किसके थ्रू आप इसका साउंड सुनते हो? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप इज द डिवाइस और वी कैन से द instrument used to record or listen the heartbeats। ठीक है, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में आपके एवी वॉल्व्स क्लोज हो रहे हैं क्योंकि वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन से एवी वॉल्व्स आपके क्लोज हो रहे हैं, और ये क्लोज होने का जो साउंड होता है दैट इज योर लब साउंड। तो लब साउंड किससे प्रोड्यूस हो रहा है? इट इज प्रोड्यूस बाय क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व्स। डब साउंड कब आता है? डब साउंड आपका आता है जब आपके एसएल वॉल्व्स क्लोज होते हैं। एसएल वॉल्व्स क्लोज कब होंगे? वेंट्रिकुलर सिस्टोल में। मतलब आपका क्या हो रहा है? वेंट्रिकुलर डायस्टोल में आपका जो एसएल वॉल्व्स होते हैं वो आपस क्लोज हो जाते हैं। एक्चुअली एसएल वॉल्व्स आपके जो होते हैं जॉइंट डायस्टोल में क्लोज होते हैं, एट्रियल सिस्टोल में क्लोज होते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में ओपन होते हैं, लेकिन वेंट्रिकुलर डायस्टोल में वापस क्लोज हो जाते हैं। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल आप इसको मान सकते हो कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल में आपके जो एसएल वॉल्व्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। क्यों क्लोज होते हैं? क्योंकि वहां पर का प्रेशर क्या हो गया है? डिक्रीज हो गया है। कहाँ का? वेंट्रिकल्स का प्रेशर डिक्रीज हो गया है, तो पुश करके वो वॉल्व्स को ओपन नहीं करता है। ठीक है, वापस वो वॉल्व्स क्लोज हो जाते हैं। अब हम फटाफट से रीडिंग करते हैं और इसको खत्म करते हैं आज का लेक्चर। हाउ द हार्ट फंक्शन। हमें नहीं पता हार्ट कैसे फंक्शन करता है, अभी तक नहीं पता था। आई होप आप लोग को थोड़ा आइडिया आ गया होगा। लेट अस टेक अ लुक टू बिगिन विद ऑल द 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर इन अ रिलैक्स स्टेट। तो अभी हम मान के चल रहे हैं कि जो हमारा हार्ट है वो रिलैक्स स्टेट में प्रेजेंट है, दैट इज दे आर इन अ जॉइंट डायस्टोल। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है जॉइंट डायस्टोल। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट, एज द ट्राइकस्पिड एंड द बाइकस्पिड वॉल्व्स आर ओपन। जैसी जैसी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स ओपन हो जाते हैं, मतलब जब आपका जॉइंट डायस्टोल होता है वो टाइम पे आपका ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड दोनों ही वॉल्व्स ओपन होते हैं, और इसलिए ब्लड कहां से मूव कर रहा है? पल्मोनरी वीन्स और वीना कावा से इनटू द लेफ्ट एंड द राइट वेंट्रिकल जा रहा है रिस्पेक्टिवली थ्रू द राइट एंड द लेफ्ट एट्रिया। तो यहाँ की लाइन आप देखो कितनी घुमा फिरा के बोली है। आप लोग को ऐसे दिमाग में बैठ जाएगा कि पल्मोनरी वीन्स और आपका जो आईवीसी और एसवीसी है इससे ब्लड जा रहा है डायरेक्टली इनटू द राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल्स, विच इज रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। आपका जो पल्मोनरी वीन है और जो एसवीसी और आईवीसी है, पल्मोनरी वीन किसको ब्लड देता है? सबसे पहले पल्मोनरी वीन का ब्लड जो रहेगा वो आपके लेफ्ट एट्रियम में आएगा, और एसवीसी और आईवीसी का ब्लड पहले राइट एट्रियम में जाएगा, उसके बाद में आपका वेंट्रिकल्स के अंदर जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो स्टेटमेंट है ना उसका मीनिंग एकदम सही है, बट जिस सीक्वेंस में लिखा गया है दैट विल क्रिएट कंफ्यूजन इन योर माइंड। तो मतलब ये वॉल्व्स ओपन है, ब्लड भी मूव कर रहा है पल्मोनरी वीन्स और वीना कावा से, सही बात है, मूव तो कर रहा है, फ्लो तो कर रहा है, लेकिन कहां पर? थ्रू द लेफ्ट एंड द राइट एट्रिया रिस्पेक्टिवली। मतलब कि ब्लड पहले पल्मोनरी वीन से लेफ्ट एट्रिया में गया और वीना कावा से राइट एट्रिया में गया। तो वीन से पल्मोनरी वीन से लेफ्ट में गया और वीना कावा से राइट एट्रिया में गया, उसके बाद में लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में जाता है। क्लियर है यहाँ तक के? फिर द सेम्युलर वॉल्व्स एट दिस स्टेज कैसा होता है? क्लोज होता है। सेम्युलर वॉल्व्स कैसे पड़े? क्लोज पड़े हैं। ऐसे एन क्या है आपका? साइनोएट्रियल नोड, और जो कहाँ प्रेजेंट होता है? अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम एज पर योर एनसीईआरटी। जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल विच स्टिम्युलेट्स बोथ द एट्रिया टू अंडरगो अ साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या करता है? एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है। कौन कर रहा है? ऐसे नोड कर रहा है। ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की वजह से जो एट्रियम होता है इट विल अंडरगो साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन, मतलब दोनों एट्रियम साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, द एट्रियल सिस्टोल। तो दूसरा पॉइंट आ जाता है एट्रियल सिस्टोल। अब इससे इफेक्ट क्या देखा जाता है? पहली चीज कि उसके अंदर हो क्या रहा है, क्या हो रहा है वहां पर? एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। इसका इफेक्ट क्या देखा गया? तो 30% से जो आपका जो ब्लड होता है वो 30% से इंक्रीज हो गया। इंक्रीजेस द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स बाय अबाउट 30%। तो आपका 30% वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, 30% रेट भी इंक्रीज हो रहा है। अब ये जो एक्शन पोटेंशियल होता है ये आगे कंडक्ट होता है, फॉरवर्ड होता है टू द वेंट्रिकुलर साइड बाय एवीएन विच इज योर एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड एंड एवी बंडल फ्रॉम वेयर द बंडल ऑफ हिस। ठीक है, तो एवी बंडल से होते हुए बंडल ऑफ हिस में गया, ट्रांसमिट हुआ थ्रू द एंटायर वेंट्रिकुलर मस्क्यूलेचर। तो आपका यहाँ पर एक बार हार्ट का स्ट्रक्चर देख लो। यहाँ पर से भी मैं आपको समझा देती हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले जो है आपका ब्लड एंटर करता है। तीसरी मर्तबा मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ, ये आपका राइट एट्रियम है और आपका जो पल्मोनरी वीन्स है, दीज आर योर पल्मोनरी वीन्स, इससे एंटर कर रहा है इनटू द लेफ्ट एट्रियम। दोनों जगह एंटर करने के बाद जब यहाँ से ऐसे नोड से यहाँ से जनरेट होता है सबसे पहले, तो ये दोनों ही एट्रियम क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से यहाँ का ब्लड यहाँ जाता है
राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है ब्लड फ्रॉम हियर एंड हियर। ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये आपका राइट वेंट्रिकल है, यहाँ पर ब्लड एंटर किया, ठीक है। ये कब हो रहा है? आपके एट्रियल सिस्टोल में हो रहा है। फिर उसके बाद में यहां से आपका नेक्स्ट, ठीक है, जनरेट होता है एक्शन पोटेंशियल विच इज योर एवी नोड, और यहां से मूव करेगा इनटू एवी बंडल ऑफ हिस से होते हुए परकिंजी फाइबर्स। मतलब आपका जो पूरा ये दोनों वेंट्रिकल का मस्क्यूलेचर है ये पूरे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है साथ में, ठीक है। तो दिस कॉजेज व्हाट? द वेंट्रिकुलर मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो वेंट्रिकल का सिस्टोल देखा जाता है, ये कब देखा जाएगा? जब यहाँ से एवी बंडल के थ्रू ये पूरे वेंट्रिकुलर मस्क्यूलेचर में यहाँ का एक्शन पोटेंशियल मूव करेगा। अब यहाँ पर वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है और साइमल्टेनियसली एट दैट मोमेंट ओनली यहाँ पर एट्रियम क्या होता है? रिलैक्सेशन में जाता है, विच इज कॉल्ड एज एट्रियल डायस्टोल। एट्रियल डायस्टोल। तो थर्ड पॉइंट आपका आ गया वेंट्रिकुलर सिस्टोल, थर्ड पॉइंट, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल फोर्थ पॉइंट, ठीक है। थर्ड और फोर्थ कोइंसाइड करते हैं, कोइंसाइडिंग विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। मतलब यहाँ पर आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल चल रहा है, यहाँ पर पूरा आपका जो एट्रियल डायस्टोल है वो चलता रहता है। तो एट्रियल डायस्टोल यहाँ पर दिखाई देगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल थोड़े टाइम के लिए दिखाई देगा। अब नेक्स्ट क्या देखा जाता है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीजेज द वेंट्रिकुलर प्रेशर। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंदर क्या चीजें होती है और उसका इफेक्ट क्या होता है, ये दोनों देखेंगे। तो क्या चीजें हो रही है, क्या क्या स्टेजेस हो रहे हैं? तो पहले तो वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या इफेक्ट देखा जाता है? क्लोजर होगा ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व का, ठीक है, बाइकस्पिड वाल्व्स का, ड्यू टू द अटेम्प्टेड बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द एट्रिया। क्योंकि वहां का प्रेशर इंक्रीज हुआ है तो ब्लड का फ्लो अभी चाहेगा कि ब्लड फ्लो करे फ्रॉम द वेंट्रिकल्स, तो वो दोनों जगह जा सकता है, टू द एट्रियम एंड टू द पल्मोनरी वीन और एंड पल्मोनरी आर्टरीज एंड योर, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी में भी जा सकता है और आयोटा में भी जा सकता है, ये दोनों जगह जा सकता है, ठीक है। और आपका जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी में भी जा सकता है और दूसरा एट्रियम में भी जा सकता है, राइट। तो एट्रियम को बैक फ्लो का प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं? वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। वॉल्व्स जो होंगे वो क्लोज हो जाएंगे। क्यों क्लोज हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ द कंट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स। एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, कब की बात है ये? वेंट्रिकुलर सिस्टोल में की बात है। प्रेशर जैसी जैसी इंक्रीज हो रहा है, सेमिलुनार वॉल्व्स जो रहेंगे वो वहां के, ठीक है, ओपन हो जाएंगे। एक तो जो आपके पल्मोनरी आर्टरी की तरफ जाने वाले सेमिलुनार वॉल्व्स है और जो दूसरा आयोटा की तरफ है, मतलब आपके राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को जो लगकर जो सेमिलुनार वॉल्व्स होते हैं ये ओपन हो जाएंगे। दे आर फोर्स्ड ओपन, वो नॉर्मली बंद होते हैं, दे आर फोर्स्ड ओपन, अलाउइंग द ब्लड इन द वेंट्रिकल्स टू फ्लो थ्रू दीज वेसल्स इनटू द सर्कुलेटरी पाथवेज, ठीक है। अब ये गया है अपने अपने सर्कुलेटरी पाथवेज में, एक जा रहा है लंग्स में, दूसरा ब्लड जा रहा है थ्रू द आयोटा इन द एंटायर बॉडी सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखा जाता है यहाँ पर? नेक्स्ट थिंग इज द वेंट्रिकल्स नाउ रिलैक्स, ठीक है। वेंट्रिकल्स क्यों रिलैक्स हो रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, वहां का ब्लड रिलीज हो चुका है आउटसाइड। तो अभी फिफ्थ पॉइंट आ जाता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल एंड द वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स कॉजिंग द क्लोजर ऑफ सेमिलुनार वॉल्व्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? वेंट्रिकुलर का प्रेशर भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है, और इसकी वजह से सेमिलुनार वॉल्व्स वापस क्लोज हो जाएंगे। सेमिलुनार वॉल्व्स क्लोज ओपन तभी होते हैं, सेमिलुनार वॉल्व्स ओपन तभी होते हैं जब वेंट्रिकल का प्रेशर इंक्रीज होगा और ब्लड को बाहर फ्लो करना होगा, तभी सेमिलुनार वॉल्व्स ओपन होंगे। उसके अलावा सेमिलुनार वॉल्व्स क्लोज होते। वेंट्रिकल्स नाउ रिलैक्स, ठीक है, कॉजिंग व्हाट? वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर प्रेशर यहाँ पर फॉल करेगा, क्लोजर होगा, विच प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स। क्लोज होना जरूरी क्यों है? ताकि ब्लड वापस वेंट्रिकल्स में ना जाए। तो ब्लड के बैक फ्लो प्रिवेंट करने के लिए सेमिलुनार वॉल्व्स क्या होते हैं? क्लोज हो जाएंगे। एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइन फर्दर, और जब प्रेशर डिक्लाइन होने लगेगा ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व वापस ओपन हो जाएंगे। एसएल वॉल्व्स क्लोज हो गए और अभी वापस से प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से आपके जो एवी वॉल्व्स है वो ओपन हो जाएंगे। फाइन। नेक्स्ट आता है, ठीक है, ये ओपन हो गया, पुश्ड ओपन बाय द प्रेशर, ट्राइकस्पिड पुश्ड ओपन बाय द प्रेशर इन द एट्रियम। दूसरा चीज कि वेंट्रिकल का प्रेशर ड्रॉप हो चुका है और उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली हमने देखा था कि जो आपका एसवीसी और आईवीसी है वो ब्लड अपना नॉर्मली एट्रियम के अंदर फिल करेगा, ठीक है। जाहिर सी बात है एट्रियम का जो ब्लड है जब वो वेंट्रिकल में जा चुका है और वेंट्रिकल का ब्लड अपने ट्रंक्स में जा चुका है, तो यहाँ का जो ब्लड होगा, यहाँ पर जो एम्प्टी हो रही है स्पेस, वो फिल होगी थ्रू द आईवीसी एंड एसवीसी, ठीक है। एसवीसी और आईवीसी सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से ब्लड यहाँ पर वापस फिल करना चालू करेगा। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके प्रेशर जनरेट हो रहा है, थोड़ा थोड़ा प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। बट जब यहाँ पर वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो जाता है और यहाँ का प्रेशर ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, तब यहाँ के बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व्स ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से वंस अगेन द साइकिल इज रिपीटेड, ठीक है, विच वॉज बीइंग एम्प्टीड इनटू देम बाय द वीन्स। कौन सी वीन्स है यहाँ पर कौन सी वीन्स की बात कर रहे जा रही है?
इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, ये आपका मिला के वेना कावा हो गया। और दूसरी आ जाती है आपकी पल्मोनरी वीन। पल्मोनरी वीन किसके अंदर ओपन करती है? पल्मोनरी वीन विल ओपन या फिर रिलीज इट्स ब्लड इनटू द लेफ्ट एट्रियम। अब ब्लड नाउ वंस अगेन मूव्स फ्रीली टू द वेंट्रिकल्स। वापस आपका जॉइंट डायस्टोल चल रहा है। वेंट्रिकल्स एंड एट्रिया आर नाउ अगेन इन अ रिलैक्स्ड जॉइंट डायस्टोल स्टेट एज अर्लियर। Soon the SA nodes generate a new action potential। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल वापस जनरेट हो रहा है SA nodes के थ्रू, और यही इवेंट्स जो होते हैं डिस्क्राइब्ड आर रिपीटेड इन द सीक्वेंस एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। समझ आया है तो लाइक कर दो और शेयर कर दो वीडियो। दिस सीक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट विच इज साइक्लिकली रिपीटेड इज कॉल्ड द कार्डियक साइकिल। इसी को हम क्या कहते हैं? यही जो सीक्वेंशियल इवेंट है इसको हमने कह दिया है दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या है? द सीक्वेंशियल इवेंट ऑफ द हार्ट इन विच द heart is pumped through the atrium and to the ventricles and then it moves to where? It moves to the respective branches or the vessels। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। इसके अंदर सिस्टोल होता है, डायस्टोल होता है। कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ बोथ एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स। दोनों का ही अलग अलग स्टेजेस पर क्या हो रहा है? सिस्टोल भी हो रहा है, डायस्टोल भी हो रहा है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो होता है कोइंसाइड करता है विथ एट्रियल डायस्टोल। जब वेंट्रिकल का सिस्टोल चल रहा होता है उसी टाइम पर एट्रियल का डायस्टोल चल रहा होता है। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। क्वेश्चन क्या हो सकता है? यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल is coincided by what? By ventricular systole, ventricular diastole, atrial systole या फिर joint diastole। जॉइंट डायस्टोल, ये चार ऑप्शन दिए जा सकते हैं। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में डायस्टोल होता है, या वेंट्रिकुलर डायस्टोल में एट्रियल डायस्टोल होता है, या एट्रियल सिस्टोल में एट्रियल डायस्टोल होता है, या जॉइंट डायस्टोल में। योर करेक्ट ऑप्शन इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल में एट्रियम का डायस्टोल हो रहा है। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तब एट्रियम रिलैक्स कर रहा होता है। समझ आ गया। नेक्स्ट बात आ जाती है एज इट कंसिस्ट ऑफ डायस्टोल एंड सिस्टोल ऑफ बोथ एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स एज मेंशन्ड अर्लियर। हार्ट के बीट्स कितने टाइम होते हैं पर मिनट? 72 टाइम्स हार्ट बीट करता है पर मिनट। मतलब उतने कार्डियक साइकिल्स परफॉर्म हो रहे होते हैं हर मिनट में। कितने कार्डियक साइकिल्स परफॉर्म होते हैं? 72 टाइम्स, और उतने ही टाइम हार्ट बीट देखी जाती है। फ्रॉम दिस इट कुड बी डिड्यूस, मतलब हम ये डिराइव कर सकते हैं दैट ड्यूरेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकंड्स। कैसे? वो मैंने नीचे समझाया। कैसे डिराइव कर सकते हैं? मतलब 1 मिनट में या फिर 60 सेकेंड्स में कितनी बार हार्ट बीट हो रहा है या फिर कार्डियक साइकिल चल रहा है? 72 टाइम्स चल रहा है। ठीक है, तो या फिर वी कैन से एक कार्डियक साइकिल के लिए कितना टाइम लगेगा? ठीक है, कितना टाइम लगेगा एक कार्डियक साइकिल के लिए? तो ये एक्स को हम क्या करेंगे? यहाँ लेकर जाएंगे, और यहाँ का जो 60 सेकंड है वो नीचे लेकर 60 सेकंड रहेगा और 72 सेकंड्स नीचे आएंगे। तो यहाँ से आपका 0.833 या फिर 0.8 सेकंड इतना निकल के आता है विच इज योर कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन। तो कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन क्या है? कार्डियक साइकिल ड्यूरेशन इज 0.8 seconds। This is very important and can be asked anytime. During a cardiac cycle, each ventricle pumps out approximately 70 ml of blood या फिर 72 ml of blood। 70 ml हम मान के चलते हैं, which is called as the stroke volume। Now, what is stroke volume? Stroke volume is the volume of blood pumped by the ventricles in one cardiac cycle। In one cardiac cycle, ventricles कितना पंप करते हैं? 70 ml करते हैं। The stroke volume multiplied by the heart rate number of beats। ठीक है, एक स्ट्रोक वॉल्यूम और कितनी हो रही है बीट्स पर मिनट, मतलब कितने साइकिल्स हो रहे हैं, जब हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट द कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट लार्जर क्वांटिटी है, लार्जर अमाउंट नंबर है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि हम वहां पर 1 मिनट का वॉल्यूम देख रहे होते हैं और स्ट्रोक वॉल्यूम जो है आपका एक कार्डियक साइकिल का होता है। ठीक है, देयरफॉर द कार्डियक आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम। नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको मार्क करना है। ठीक है, therefore the cardiac output can be defined as the volume of blood pumped out by each ventricle per minute and averages 5000 ml or 5 liters in a healthy individual। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि कार्डियक आउटपुट जो होता है दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड। ठीक है, कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड? कार्डियक आउटपुट एक्चुअल में क्या है? वॉल्यूम है, क्वांटिटी है, कितना ब्लड पंप हुआ है बाय द वेंट्रिकल्स इन 1 मिनट, और ये निकल के आता है 5000। वो मैंने नीचे डिराइव करके बता दिया है कैसे। ब्लड हैज द एबिलिटी टू ऑल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम वो ऑल्टर कर सकता है। अब इसके बारे में आपको समझाती हूँ कि स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे ऑल्टर होता है। ऑल्ट्रेशन होता है, ऑल्ट्रेशन इन स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे होता है आपको डिटेल में नहीं समझना है, जितना बता रही हूँ उतना आप लोग थोड़ा ध्यान देके सुनो। ठीक है, ऑल्ट्रेशन इन स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब कि स्ट्रोक वॉल्यूम ऑल्ट्रेशन मतलब कि कितना ml ऑफ ब्लड रिलीज होगा फ्रॉम वेंट्रिकल्स। ठीक है, इन 1 कार्डियक साइकिल कितना होगा। तो अभी हमने नॉन एथलीट के बारे में देखा था। जो एथलीट्स होते हैं इनके अंदर क्या देखा जाता है? जो एथलीट्स होते हैं एक्चुअली
जो एथलीट्स होते हैं इनके अंदर ड्यू टू एक्सर्शन, जो इनका हर वक्त एक्सरसाइज होता है, एक रेगुलर पीरियड में इनका एक्सरसाइज होता है और स्पोर्ट्स होते हैं, इस वजह से देखा जाता है कि एथलीट्स जो रेस्टिंग स्टेट में होता है, मतलब जब ये एक्सरसाइज नहीं कर रहे, रेस्टिंग स्टेट में है, इनका ठीक है हार्ट रेट क्या होता है, कम होता है। इनका हार्ट रेट कम होता है, मतलब इनका जो कार्डियक साइकिल है हमारा 72 टाइम्स चल रहा है, इनका नियर अबाउट 60 या 65 इतना होता है, 65 बीट्स होते हैं पर मिनट। लेकिन इनका जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, जो एसवी होता है, ये बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इनका अगर हम कार्डियक आउटपुट देखें, कार्डियक आउटपुट क्यों, इनका एसवी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो कार्डियक आउटपुट इज व्हाट, कार्डियक आउटपुट इज एसवी मल्टीप्लाई बाय एचआर। कार्डियक आउटपुट क्या है आपका, कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला देखो, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू व्हाट, स्ट्रोक वॉल्यूम, कितना स्ट्रोक वॉल्यूम, एक कार्डियक साइकिल में कितना ब्लड हो रहा है और कितने हार्ट रेट है, हार्ट रेट कितना मतलब कितना आपका, कितने कार्डियक साइकिल्स आपके एक मिनट में हो रहे हैं। तो एक मिनट में कितने कार्डियक साइकिल्स हो रहे हैं मल्टीप्लाई बाय एक कार्डियक साइकिल के अंदर कितना वॉल्यूम रिलीज हो रहा है, दैट विल गिव योर टोटल वॉल्यूम, ठीक है, टोटल कार्डियक आउटपुट, ठीक है। तो अगर इनका हार्ट रेट कम है लेकिन अगर इनका स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा है तो क्या होगा, यहाँ पर जो एक्चुअल कार्डियक आउटपुट होगा वो ज्यादा निकल के आएगा, क्योंकि हार्ट रेट तो इनका 60-65 लगभग है, लेकिन इनका स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है एट रेस्ट नियर अबाउट 100 ml होता है। हमारा कितना 70 ml है, 100 ml होता है, 110 ml भी होता है, 110 ml भी देखा जाता है समटाइम्स, ठीक है। 90 ml, 100 ml, 110 ml इतना देखा जाता है। जब एक्सर्शन करते हैं ये, ठीक है, तब इनका स्ट्रोक वॉल्यूम तो बढ़ता है, स्ट्रोक वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही, क्योंकि ब्लड कितना बाहर जा रहा है वो तो बढ़ रहा है और साथ ही साथ हार्ट रेट भी बढ़ रहा है। तो एट एक्सर्शन इनका जो कार्डियक आउटपुट देखा जाता है, कार्डियक आउटपुट बहुत ज्यादा होता है, नियर अबाउट 190 ml तक का भी देखा जा सकता है, 150 ml तक का भी देखा जा सकता है, क्योंकि दोनों ही चीज बढ़ गई है एट दैट टाइम। तो एथलीट्स के बारे में अगर हम देखें तो वहां पर इन दैट केस उनका जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो ऑल्टर हो गया है। वही यहाँ पे लिखा है कि हमारी बॉडी के अंदर एबिलिटी होती है, ये बॉडी के अंदर एबिलिटी कब जनरेट होती है, जब आप कंटिन्यूसली एक्सरसाइज कर रहे होते हो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मतलब काफी महीनों से, काफी सालों से जब कर रहे होते हैं तो स्ट्रोक वॉल्यूम में चेंजेस आते हैं और हार्ट रेट में भी चेंजेस आएंगे, क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम में आए हैं, एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल, कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट विल बी मच हायर देन दैट ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन। उनका कार्डियक आउटपुट ज्यादा होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होता है, एट रेस्ट उनका हार्ट रेट कम होता है, हमसे कम होता है, ब्रेडी होता है उनको, ठीक है, रेस्टिंग ब्रेडी कहते हैं जिसको, ब्रेडीकार्डिया, ठीक है। बट उनका स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से उनका कार्डियक आउटपुट ज्यादा आता है। समझ आ गई ये चीज। नेक्स्ट हम देख रहे हैं ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल हार्ट साउंड्स के बारे में। दो प्रोमिनेंट साउंड्स देखे जाते हैं, मतलब एकदम प्रॉपर्ली दिखाई देने वाले, सुनाई देने वाले दो साउंड्स होते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड व्हिच कैन बी इजीली हर्ड थ्रू द स्टेथोस्कोप। What is stethoscope? It is the instrument जो डॉक्टर यूज करते हैं। The first heart sound, love is associated with closure of tricuspid and bicuspid valves। जो आपके ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड कहाँ प्रेजेंट है, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास प्रेजेंट है, ये दोनों के क्लोजर की वजह से होता है। और द सेकंड हार्ट साउंड विच इज द डब इज एसोसिएटेड क्लोजर ऑफ द सेमिलुनार वॉल्व्स। सेमिलुनार वॉल्व्स कब क्लोज हो रहे हैं, वेंट्रिकुलर डायस्टोल में हो रहे हैं। और जो आपके ट्राइकस्पिड वॉल्व्स है ये कब क्लोज हो रहे हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में हो रहे हैं, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, दीज आर ऑफ क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस। मतलब हार्ट रेट या फिर हार्ट साउंड्स के थ्रू क्या करते हैं, क्लिनिकल डायग्नोस्टिक, डायग्नोसिस मतलब कोई भी डिजीज कंडीशन को पता करना, उसको हम कहते हैं डायग्नोसिस। तो हार्ट साउंड्स के थ्रू बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, हार्ट साउंड से हेल्थ कंडीशन, डिजीज सिम्टम्स, ये सब हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, पता किया जा सकता है, ठीक है। समझ आ गई ये चीज यहाँ तक के। अभी यहाँ तक के अगर कोई भी डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडीइंग, स्टे हेल्दी, गुड बाय।